तो चलिए सीधा बेगमगंज चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ कर रहे हैं। मंच पर आसीन प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन, उन्हें भेंट करके उनसे आशीर्वाद लेके अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है तथा मंचासीन सभी विभूतियों से आग्रह है कि आप कृपया उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण तथा उपस्थित माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आज के प्रोग्राम की पूरी के लिए जिम्मेवारी भी लेती हूँ, क्योंकि मैं शिवराज जी के साथ हेलीकॉप्टर से ही आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं 1 बजे अपने कमरे से बाहर निकली और मैंने हवा का झोंका चलते देखा और मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, वो जोर से हिलते देखा। हमने कहा हमें हेलीकॉप्टर में नहीं जाना, हम बता रहे हैं सच्ची बात बिल्कुल। हमने कहा हमें नहीं जाना हेलीकॉप्टर से, हम तो रोड से जाएंगे। और मेरे को जो गड़बड़ हो गई कि जो विदिशा वाला रास्ता है, मैं उसको समझी कि उसमें बेगमगंज जाना है, तो हमें लगा आराम से 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। ये नहीं पता था कि यहाँ 2.5 घंटा लगेगा। और इसका परिणाम ये निकला कि मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी, मैंने मैसेज भी कर दिया कि आप जो जो होना है वो शुरू कर दीजिए, लेकिन वो 20 मिनट तक एकदम कड़ी धूप में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के पास ही खड़े रहे कि जब तक दीदी नहीं आ जाएगी मैं कुछ नहीं करूंगा। और इसलिए मैं बहुत परेशान थी, चिंतित थी, अपराध बोध से ग्रस्त थी। और इसलिए मैंने सभी माननीय अतिथिगणों को भी आग्रह किया कि प्लीज सब लोग कम बोलिएगा, क्योंकि पूरी गलती मेरी है। और शिवराज जी का भी 2-3 जगह और कार्यक्रम है, तो फिर बहुत टेक ऑफ नहीं हो पाएगा हेलीकॉप्टर का, दिक्कत आ जाएगी आगे। तो मैं 2-3 बातें कहकर के अपनी बात खत्म कर दूंगी। आज हमने 4 प्रतिमाओं का अनावरण किया है, जिसमें महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप जी की क्या विशेषता थी? शौर्य। घास की रोटी खा लूंगा लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। हमने फिर दूसरी प्रतिमा का अनावरण किया कर्माबाई जी का। कर्माबाई जी की विशेषता क्या थी? वो भगवान को मूर्ति नहीं मानती थी, साक्षात मानती थी। तो भगवान को भी लगा कि अगर भगवान में साक्षात मान रही है तो मेरे को साक्षात ही होकर के खिचड़ी खानी पड़ेगी। और अंत में भगवान उनके लिए मूर्ति नहीं रहे, साक्षात हो गए। फिर हमने किया रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा का अनावरण। अवंतीबाई जी का क्या कहना था कि मैं मर जाऊंगी, युद्ध करूंगी, लेकिन मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। और इसलिए वो एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतीक थी। तो एक शौर्य के प्रतीक थे, एक भक्ति की प्रतीक थी, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतीक थी। और अंत में हमने एक महान पुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया, बाबा साहब अम्बेडकर का। आज भारत में जो एकात्मता देखने को मिल रही है, जो सामाजिक न्याय देखने को मिल रहा है, जो संविधान में सबको समान अधिकार मिल रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उनकी बदौलत आज सबको समान रूप से रोटी और इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ है। और इसलिए इन चारों ने हमें एक सबक सिखा दिया है। एक सबक सिखाया है महाराणा प्रताप ने कि अपने शौर्य और स्वाभिमान का मेल करके चलो। दूसरा सिखाया है कर्माबाई जी ने कि भगवान को कभी भी अकेली मूर्ति मत मानना, उनको साक्षात मानना, और नहीं तो भगवान को मानना मत। और मानना तो साक्षात ही मानना, ये मत समझ लेना कि वो अकेली मूर्ति होते हैं। और हमें रानी अवंतीबाई जी ने सिखाया, उन्होंने जीत लिया था युद्ध। 1857 की लड़ाई रानी अवंतीबाई ने जीत ली थी, आप याद रखिएगा। और उन्होंने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस ले लिया था। फिर वो विश्वासघात की शिकार हुई और फिर अंत में 1858 में वो पराजित होने की स्थिति उनकी आई और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। एक स्वाभिमानी महिला, एक स्वाभिमानी रानी, उनकी एक स्वाभिमान की गाथा है। और बाबा साहब अम्बेडकर की मैं एक बात कहूंगी और फिर अपनी बात खत्म कर दूंगी। जब बाबा साहब ने संविधान समिति की अंतिम बैठक करी, तो मैं याद कर रही थी अभी रास्ते में बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने क्या कहा अंतिम बैठक में? जो संविधान समिति की अंतिम बैठक हुई, संविधान की प्रति कंप्लीट हुई, तो उन्होंने कहा कि आज तक भारत में जो कुछ हुआ उसके लिए हम मुगलों को जिम्मेवार मान सकते हैं,
उसके लिए हम अंग्रेजों को जिम्मेवार मान सकते हैं, लेकिन जब हमारा अपना संविधान लागू हो जाएगा तो सारी जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। अच्छा होगा तो उसकी लेनी पड़ेगी और बुरा होगा तो उसकी लेनी पड़ेगी। इसलिए भारत में संविधान लागू हो जाने के बाद में भारतीय संविधान जिसका निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसके बाद भारत में जो कुछ घटा उसकी जिम्मेवारी हमें और आपको सबको लेनी पड़ेगी। और इसलिए आज मैं फिर तीनों का फिर एक क्रम जोड़ूंगी। दो लोग ऐसे थे जो आजादी के लिए लड़े, एक मुगलों से और एक अंग्रेजों से। एक महिला ऐसी थी जो भगवान को साक्षात मानती थी, और एक महापुरुष ऐसे थे जो भारत के भविष्य की रचना कर रहे थे। और इसलिए मैं ये बात कहूंगी कि हमने सबके सपने पूरे कर दिए। मोदी जी जब देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री बनकर के बैठे 2014 में, तो अमेरिका के एक अखबार ने एक संपादकीय लिखा, और उस संपादकीय में ये लिखा कि भारत की धरती को अंग्रेजों से आजादी मिली थी 1947 में, लेकिन भारत को असली आजादी तब मिली है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और इसलिए क्योंकि भारत की अपनी ताकत है, अपनी नदियां हैं, अपने वन हैं, अपनी संपदाएं हैं, भारत की अपनी शक्ति है, अपनी भुजाओं का बल है, अपना पसीना है, अपनी बुद्धि है। कमी क्या थी? स्वाभिमान की। कमी क्या थी? आत्मविश्वास की। कमी क्या थी? एक आत्मविश्वास और एक स्वाभिमान, और ये भरोसा कि हम अपने दम पर अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि भगवान तुम्हारे सामने खड़े होकर के पूछे कि बोल बंदे मैं तेरी तकदीर में क्या लिख दूं। मतलब अपनी तकदीर की रचना भी हम खुद करें, और यही बात है जो मोदी जी ने कही। और इसलिए आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने मैंने बड़ी तपस्या से सरकार बनाई, और मुझसे कोई चीज छीनी नहीं गई है। मैंने छोड़ी ये चीजें, आप याद रखिएगा। मैंने छोड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, और तिरंगे के लिए छोड़ा, कोई छोटी मोटी बात के लिए नहीं छोड़ा। मैंने अभी भी अगर चुनाव लड़ने से मना किया कि ये वाला नहीं लड़ूंगी, तो गंगा जी के लिए किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितनी तपस्या से मैंने सरकार बनाई, उससे कहीं ज्यादा तपस्या से शिवराज जी ने वो सरकार चलाई, और लोगों की मनोकामनाएं पूरी की, लोगों की इच्छाएं पूरी की। सड़क, बिजली और पानी का हमारा वो वायदा पूरा करने की जो बात थी वो पूरी की। और इसलिए मैं माननीय शिवराज जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। हमारे उनके बीच में श्रद्धा और सम्मान का और स्नेह का संबंध है। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। वो भी कभी मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं करते, और मैं भी उनका कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं करती, और उनका कभी अहित नहीं कर सकती हूँ। ये बात मेरे मन में रहती है। और इसलिए आज मुझे बहुत दुख हुआ कि उनको मेरे लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। मैं बहुत दुखी हो रही थी। मैं बार बार फोन भी कर रही थी कि शुरू करवाओ। तो वो लोग कह रहे थे नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे कि दीदी आएगी तभी होगा। रामपाल जी हमारे भाई, वो मैं उनको कह रही थी शुरू करवाओ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नहीं शुरू होगा। तो वो दो पाटन के बीच में साबत बचाना वो हालत रामपाल जी की हो रही थी। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा भाई प्रभुराम जिसको मैं अपना भैरव कहती हूँ, उमा को भैरव की बहुत जरूरत होती है, पीछे आगे को बढ़ाएगा। और बहुत सारे पत्राचार के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमने लखवाड़ जो हमारी योजना पिछले कई लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी, और मैं जब पहली बार आपसे मिला था तो उसमें जो भारत सरकार की हमारी कैबिनेट होती है उससे भी उसको अनुमोदित होना होता है, तो उस समय तक अनुमोदित नहीं हुआ था, और आपने बड़ी गर्मजोशी से उसको आगे बढ़ाया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है हमारे 31 दिसंबर को वहाँ हल्द्वानी में उसका शिलान्यास हो गया है। 5500 करोड़ का लगभग पूरा प्रोजेक्ट है, उस पर भी अभी काम शुरू हो चुका है, और जो विस्थापन इत्यादि है वहाँ पर उस पर भी काम चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य, क्योंकि आपके समय में जो भूमिगत लाइनों का भी जो मामला था हमारे स्मार्ट शहरों का, उसके लिए भी आपने धनराशि आवंटित कर दी थी। अभी कुछ एक प्रस्ताव हमारे और हैं, और हम चाहेंगे कि जो माइक्रो जो छोटे छोटे हाइडल के प्रोजेक्ट हैं, अन्य प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि हमारे राज्य में इसकी बहुत संभावनाएं हैं और काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। उसमें कुछ अनुदान जो केंद्र के स्तर से मिलने वाला है वो मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार कि उत्तराखंड राज्य 2025 में हिंदुस्तान के आदर्श राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका मार्गदर्शन भी चाहिए।
और अभी मैं तो कहूँगा कि चारधाम यात्रा चल रही है। आप किसी दिन चारधाम यात्रा में भी आइए। और चारधाम यात्रा में इस वर्ष हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी है। चुनौती यह है कि ये यात्रा इस बार 2 वर्षों के बाद हो रही है और सभी आना चाहते हैं यहाँ उत्तराखंड में, पूरे देश भर के लोग। और जो हमारी कल्पना थी उस कल्पना से कई गुना ज़्यादा, जो पिछले 2 साल तक जो हमारे पर्यटक, श्रद्धालु, यात्री आते थे, उनकी संख्या में 5 गुना 6 गुना बढ़ोतरी है। और रोज़ टेलीविज़न पर आता था बीच बीच में कि आज इतनी डेथ हो गई है, इतना ये हो गया है, लेकिन किसी भी श्रद्धालु की डेथ यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई, बल्कि क्योंकि पहाड़ में सीधे चढ़ते हैं, सीधे आते हैं, तो कई बार स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से। तो हमने सभी से अनुरोध भी किया है कि यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जो हमने एक यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का होता है जितनी हमारी कैपेसिटी है। और पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपट खुले थे, उस दिन मैं भी वहाँ गया था, तो रात को 1 बजे स्थिति ये हुई कि अधिकतम हमारी। अब भारतीय जनता पार्टी की तुलसी है भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो इसी धरती के लाल हैं और बेगमगंज को 100 बिस्तर के अस्पताल से लेके आसपास कई सौगातें दी है, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, सदैव आपके विकास के लिए हितरत भाई रमाकांत भार्गव जी, और इस क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने वाले हमारे नेता, प्रिय नेता, लाडले नेता आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और युवा नेता आदरणीय जालम सिंह पटेल जी, मुन्ना भैया, बहन अनीता जी, जयप्रकाश जी। अब मैं क्षमा चाहता हूं, समय की सीमा है और इसलिए यहीं से कह रहा हूं, आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। उमा जी ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका। ये उन्हीं का परिश्रम था, ये उन्हीं का समर्पण था, ये उन्हीं की तपस्या थी, जिसके कारण कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ। और सुशासन की शुरुआत अगर मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने की तो मैं बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ कहता हूं, उनका नाम है आदरणीय दीदी उमा भारती जी। उनका तालियां बजा के एक बार आप अभिनंदन कीजिए। तिरंगे की शान की खातिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, बाद में गौर साहब मुख्यमंत्री बने और बाद में फिर पार्टी ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं अब सरकार चलाऊं। मेरी हर संभव कोशिश रही कि दीदी ने जिस तपस्या से सरकार बनाई है उस तपस्या को कदापि व्यर्थ ना जाने दूं। और इसलिए हमेशा मन में यही भाव रहता है, और मेहनत कर, और काम कर, बिल्कुल चुप मत बैठ, तुझे कसौटी पे खरा उतर के बताना है शिवराज। और इसलिए दीदी आज भी पहली बैठक मैंने सवेरे 6:30 बजे की। कल मैंने की थी रायसेन जिले की बैठक, वो भी सवेरे 6:30 बजे वर्चुअल मैंने बैठक की थी। संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर बदले, जनता आगे बढ़े, इसके प्रयास करते रहना। उसमें दिनों रात हम लोग लगे हैं। बहुत से काम अभी हुए हैं, उनके विस्तार में जाने की आज आवश्यकता नहीं है। आज जो बेगमगंज क्षेत्र में, सिलवानी क्षेत्र में जो विकास के काम देखने मिल रहे हैं, आप ईमानदारी से जानते हैं कांग्रेस ने तो कभी ये काम नहीं किए। आपसे पूछ रहा, बताओ कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? चारों तरफ कई काम हुए हैं अभी, लेकिन रामपाल जी हैं कि मानते ही नहीं है। अब ये भी दे दो, इतने प्यार से मांगते हैं। अब आपने दीदी मिठाई का रमाकांत जी को, ये भी रसगुल्ला से कम नहीं है। धीरे से आएंगे और कहते कहते वो 68 गांव से रह गए पानी के लिए। इतने प्यार से मांगते हैं कि कोई मना कैसे कर सकता है। और इसलिए आज रामपाल जी ने 500 करोड़ के तो कहिए लगे भूमि पूजन और शिलान्यास के काम, ये तो करवा ही दिए। और एक गर्व की बात है, देखिए 4 महापुरुष थे, उनको अगर हम भगवान के समकक्ष माने
दीदी ने पूरा विश्लेषण किया है, अद्भुत विश्लेषण किया है, सचमुच में अद्भुत विश्लेषण किया है। आज बेगमगंज की सियाबाज की इस पवित्र धरा पर उनकी मूर्तियां लगी है और ये मूर्तियां हमें देशभक्ति की प्रेरणा देगी, शौर्य की प्रेरणा देंगी, भक्ति की प्रेरणा देंगी और जनता की सेवा की प्रेरणा देगी। रामपाल जी, अद्भुत काम सब समाजों के साथ मिलकर आपने किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपके प्रयासों का स्वागत करता हूं। कई विकास के काम संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आज रामपाल जी कल फिर पहुंचे रात को और उन्होंने कहा कई काम रह गए। हमने कहा क्या क्या रह गए? तो इन्हें कहा थोड़ी वोल्टेज की समस्या है। हमने कहा थोड़ी है कि ज्यादा है? वो लेकर आपने सब स्टेशन दे दिए तो वोल्टेज की समस्या हल हो जाएगी। और इसलिए आपने दुर्गानगर, बड़गवा और सिलवानी तहसील के सालाबरू में विद्युत सब स्टेशन की मांग की है। हम तत्काल रामपाल जी की पहल पर बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये सब स्टेशन बनाएंगे, लगाएंगे। आपने फिर कहा बेगमगंज नगर में खेल परिसर का निर्माण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा बोलो तो, होना चाहिए कि नहीं? और ये 7 एकड़ भूमि आरक्षित है, कलेक्टर यहाँ पे 7 एकड़ जमीन आरक्षित है खेल परिसर के लिए। और इसलिए बेगमगंज में खेल परिसर की स्थापना की जाएगी ताकि हमारे बच्चे ढंग से खेलें, कूदें, उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और वो तेजी से आगे बढ़ सके। ये भी हम रामपाल जी ने बड़े प्यार से कहा है, तो बच्चों के लिए कैसे मना कर सकते हैं? आपने ये भी कहा, और ये देखो कितने चतुर है, आचार संहिता लगने वाली उसकी पहले का पहले ही आ जाओ। और आते ही कहा कि ज्यादा नहीं, 1-1 करोड़ रुपया तुरंत बेगमगंज को भी दे दो, सिलवानी को भी दे दो आचार संहिता के पहले। तो ये 1-1 करोड़ रुपए की राशि दोनों नगरों के लिए भी स्वीकृत की जाती है ताकि जहाँ कोई छोटे मोटे बच्चे काम हो वो काम भी पूरे किए जा सके। आपने एक बात और कही है, मैं उसका परीक्षण करवाऊंगा कि बेगमगंज में और नगर परिषद सिलवानी में बरसों से गरीब झुग्गी और कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके पास आवास का पट्टा नहीं है। अब ये जमीन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नोयत की दिक्कत है, नोयत परिवर्तित करना पड़ेगा। देखो भाई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी संकल्प है एक तरफ वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण। आज गर्व के साथ कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़िए, तिरंगा शान से पूरी दुनिया में लहरा रहा है। दूसरा काम कहिए, लेकिन समय नहीं है, गरीब कल्याण की योजना है। मोदी जी का भी यही संकल्प है और मेरा भी यही संकल्प है। कोई भी गरीब, देखो भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खदानें सबके लिए बनाई। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे, सबके पास रहने की अपनी जमीन होगी। और इसलिए पट्टा देने का काम, एक और मैंने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनी, उसमें कितने आवेदन आए हैं? 36,000 आवेदन आए। ये मेरी बहनें बैठी हैं, कई इसी आस में होगी कि काश हमें भी जमीन का टुकड़ा मिल जाता, हमारे पास भी पट्टा मिल जाता, तो हमारा मकान भी बन जाता। हमारा संकल्प है कि चाहे बेगमगंज नगर हो और चाहे सिलवानी नगर हो, हर गरीब को जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। होना चाहिए ना? अरे होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए दोनों जगह का भी परीक्षण करना है। और बाकी भी, एक तरफ गुंडे, बदमाश और भूमाफियाओं से जमीन छीनना। कितनी जमीन छुड़ाई है पता है? 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ा चुके हैं। 21,000 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया, हम गुंडों से छीनेंगे और गरीबों में बांटेंगे। ये हमारा संकल्प है और उसका काम चल रहा है। तो इनको भी पट्टे देंगे, या शासकीय में देंगे। और वापिस कितनी छुड़ाई? 80 हेक्टर यहाँ पे छुड़ाई।
तो उसमें आबादी की कौन सी है वो निकाल लो ताकि भावी पट्टे दिया जा सके। एक और रामपाल जी ने मांग की है कि रोड की आपने पहले से स्वीकृत 11 हैदरगढ़ बेगमगंज इस रोड की बात की, सुल्तानगंज सियरमुख टड़ा किसली गौर झामर, तो ये रोड भी बनाया जाएगा जल्दी इसका काम प्रारंभ होगा। और जब मैं अभी आया तो सुल्तानगंज क्षेत्र के सारे प्रमुख नेता हमारे जिनके साथ मैंने पदयात्रा की है वो सब मिले और उनका सुल्तानगंज बेगमगंज रोड अब अपनी सरकार है, ये डामर का बनता है उखड़ जाता है, इस बार ऐसा बनवा दो कि कई साल तक नहीं उखड़े। और इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं सुल्तानगंज बेगमगंज रोड सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाएगा ताकि कई वर्षों तक वो रोड हमारा लगातार चलता रहे। अभी रामपाल जी ने बड़े प्यार से कह दिया कि सेबरा खास जलाशय पानी का रिसाव मैं तत्काल निर्देश दूंगा उसको ठीक करने के। आपने राय पानी बैराज मांगा है उसको भी हम बनाएंगे। आपने पापड़ा तालाब के लिए 4 करोड़ 45 लाख रुपए मांगे वो भी बनाया जाएगा। और एक बात और, हमारी जमीन डूबी है आपने त्याग किया है, तो मैं 2 चीजें केवल कह रहा हूं। नंबर 1 कि बेगमगंज क्षेत्र में भी अभी मुझे बेबस नदी की बात बताई है, सिंचाई के लिए जितनी छोटी छोटी योजनाएं बन सकती है हम सर्वे कराएंगे और जहां जहां पानी रोक के पानी दिया जा सकता है पानी देने का काम करेंगे। बेगमगंज जैसी चिंता न करें। अभी हमारी सेबरा जलाशय की योजना पूरी हो ही रही है। और दूसरी बात, बिना बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से बेगमगंज तहसील के जितने भी गांव हैं जो जल जीवन में कवर नहीं हुए, मेरी बहनों सारे गांवों में वहां से हम पानी लाने के लिए हम पंप लगाएंगे, हम वहां ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, पाइपलाइन डालेंगे और आपके गांव में भी पाइपलाइन पहुंचा के घरों में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, टोटी वाला नल लगाएंगे ताकि हैंडपंप की झंझट से मेरी बहनें बच पाए। इसलिए ये काम भी हम निश्चित तौर पर करेंगे। समय आज मेरे पास अधिक नहीं है, आपने जो जो मांग की है उन सबको, और इसके बाद मुझे फिर बताएं, महीना 15 दिन बाद फिर रामपाल जी आएंगे ऐसे करते थे और फिर कहेंगे भाई साहब ये काम और रह गया है, चिंता क्या कर दो। अपनी कोई कमलनाथ की सरकार थोड़ी जो कहते थे खजानी खाली है, मामा सब ले गया। मेरे का मामा औरंगजेब थोड़ी था जो लूट लाट के ले गया। मैं आपसे कह रहा हूं जनता के कल्याण और मध्य प्रदेश के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है जिसको हम भी पूरा करने में लगे हुए। रोटी आप जानते, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, निःशुल्क राशन, आपने कभी सोचा था ऐसा राज्य भी आएगा जिसमें गेहूं फ्री में दिया जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का निःशुल्क 1 रुपया करो, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, फिर मकान, अभी मैंने पट्टे की बात कही है, आवास प्लस के कितने मकान आ गए अपने अभी जिले में आवास प्लस के 12,000 के तो किस्तें हम डालने वाले हैं, 12,000 मकान की, और लगभग 60,000 मकान बनेंगे मेरे बहनों और भाइयों। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो 12,000 में ये देख लेना कलेक्टर साहब कहीं नीचे खा पी नहीं जाए, हमने स्वीकृत करवा दो या 10,000, इसको बहुत ध्यान से देखना। और इसलिए हमने तय किया 28 तारीख को एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में 7.5 लाख गरीबों को मकान का पैसा बनाने के लिए उनके खाते में सीधे डाला जाएगा। कोई को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो रोटी हो, मकान हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो तो चिंता मत करना, मामा है वो भी करवाएगा। बेटी की शादी हो, बीमार का इलाज हो, जिंदगी की जितने कष्ट और तकलीफें हैं जो देखते हुआ जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उनको दूर करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, समय की कमी है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और फिर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए
और जनता की समस्याओं के समाधान करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी एक अपील है आपसे, हमारी आंगनबाड़ियों में, मैं अभी परसों भोपाल में हाथ ठेला लेके निकला था, यहाँ भी हाथ ठेला लेके नौजवान मिल गए थे और मैं इनका बच्चों के लिए अनाज दो, खिलौने दो, आंगनबाड़ियों का सामान दो, लोगों ने ढेर लगा दिया और यहाँ भी ठेला सजा के रखा है। देखो सरकार का अपना काम है, लेकिन समाज की भी तो ड्यूटी है। मेरा किसान भाई भी बैठे हैं, व्यापारी भाई भी है, हमारे कई कर्मचारी अधिकारी भी है। मेरा सबसे निवेदन है, आंगनबाड़ी में सरकार की तरफ से जो आता है उसके अतिरिक्त अपनी तरफ से भी कुछ चीजें बच्चों के लिए भेंट करें। बच्चा हमारा कोई भी कुपोषित नहीं रहेगा, यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प में सरकार के साथ मैं समाज को भी जोड़ने की आपसे अपील करता हूं। हम मिलकर अपने बच्चों को भरपूर पोषण आहार उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो स्वस्थ हो सके। ये अभियान भी बेगमगंज में आप चलाने की कृपा करें। एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आवेदन यहाँ से मुझे दे देंगे, आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा तो वहां से इकट्ठा करके मैं लेते हुए जाऊंगा। मेरा कार्यक्रम विदिशा जिले में एक और है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। और एक और चुनाव भैया जरा मिलजुल के अच्छे से कर लेना, लड़ाई झगड़े नहीं करें। पंचायत में लठमार बहुत चल जाते हैं। जो निर्विरोध पंचायत होगी वहाँ सभी शासकीय योजनाओं को आदर्श तरीके से लागू किया जाएगा, इसे निर्विरोध करने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करने के बाद अपने वाहन से यहाँ प्रस्थान करेंगे। ये सब मंच के नीचे होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक प्रस्थान कर रहे हैं उनकी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी की आदरणीय उपस्थिति के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आदरणीय वकील साहब ओपी दुबे जी। ओपी दुबे साहब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।